हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये पाठ 8 की वीडियो होगी। इसमें हम पहले कुछ पंक्तियों को पढ़ लेते हैं आईने के सामने से, जो कृष्णचंद्र जी की एक रचना से ली गई हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। तो कितनी शानदार पंक्ति कृष्णचंद्र जी ने लिखी है, या आप पिक्चर इनका देख सकते हैं। तो आइए इनके पहले जीवन परिचय को जान लेते हैं। इनके जीवन परिचय में क्या खास है। कृष्णचंद्र जी का जो जन्म है सन 1914 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था, जिला गुजरा कला में। तो ये यहाँ पे पंजाब के पहले राइटर आप लगभग पढ़ रहे होंगे। पंजाब हरियाणा से बहुत ही कम राइटर देखने को आपको मिलते हैं, तो कृष्णचंद्र जी को आप ध्यान रखिएगा। एक गिरजा एक खंदक यूकेलिप्टस की डाली, कहानी संग्रह है इनका। एक गिरजा एक खंदक यूकेलिप्टस। शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस आती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समुद्र के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये सभी क्या हैं? इनके उपन्यास हैं। इनको क्या मिल चुका है विद्यार्थियों? 1970 साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है, और सन 1970 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों में कहानी विधा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार, ये कौन है? बेसिकली उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र जी का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में हुई थी, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र जैसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया था। कृष्णचंद्र जी की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जो कि अब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए थे और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया था। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया था, और अंतिम समय तक वे कहाँ रहे थे? मुंबई में ही रहे थे। तो यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान एक कहानीकार के रूप में अधिक हुई, ये हमें याद रखना है। तो महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, इनकी क्या है? मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर भी हैं। आज हम इनकी रचना पढ़ेंगे, जो कि क्या है? एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। क्या है? हास्य व्यंग्य कथा है। उसका नाम है जामुन का पेड़। हास्य व्यंग्य कथा के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि हास्यास्पद उसको बनाने के लिए तो उसमें थोड़ा सा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पद अनुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो हम इस कहानी में देखेंगे कि किस प्रकार से जामुन का पेड़ में उन्होंने लाल फीताशाही, अर्थात जो सरकारी कामकाज है उनमें देरी, बिना किसी कारण के, देरी के कारण अनेक हो सकते हैं जो कोई वैलिड रीजन भी हमारे सामने उपलब्ध नहीं करवाते, और एक सामान्य व्यक्ति को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए पाठ को पढ़ लेते हैं, क्योंकि पात्रों से परिचय यहाँ पूछा जा सकता है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ जला। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। कहाँ गिरा है? सेक्रेटरिएट के लॉन में। सवेरे को जब मालिक ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा कलर के पास गया, और कलर दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट के पास गया। सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आया, और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर से भीड़ इकट्ठी हो गई। आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आदमी जो है चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं, और ये एक व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम पाठ को पढ़ लेते हैं। बेचारा जामुन का पेड़।
कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि व्यक्ति उसके नीचे दबा पड़ा है, उसकी किसी को चिंता नहीं हो रही है, बल्कि क्लर्क को किस चीज़ की चिंता हो रही है कि जामुन का पेड़ फलों से लदता था और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआंसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुप्रीटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ इसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। अरे, अब आप देखेंगे कि व्यक्ति अभी भी जीवित है और आप देखेंगे जीवित व्यक्ति को बचाया जा सकता था, लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों के अंदर संवेदनहीनता है कि उनको बचाने का कोई संभव प्रयास नहीं करते हैं। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुप्रीटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। आप देखेंगे एक चपरा माली जो है काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे चपरासी को भी यहाँ पे क्या दिखाया गया है, आलसी और कामचोर दिखाया गया है। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ और हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो जाओ। ठहरो, सुप्रीटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुप्रीटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी कहाँ गया, मिनिस्ट्री के पास गया। अब इतना समय तो इन्होंने एक दूसरे के अपने से ऊपर जो हायरार्की बनाई गई है सरकारी कामकाजों में, वहाँ जाते रहे ये लोग। मिनिस्ट्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही उनका जवाब आने में भी उतना ही समय लगता है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। अब आप देखेंगे व्यक्ति दबा पड़ा है, लेकिन किसी को व्यक्ति को बचाने की नहीं है, सब अपनी सरकारी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुप्रीटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या जो कृषि विभाग के अधीन आती है। अब आप देखेंगे कि पेड़ कहाँ है, व्यापार विभाग में, वाणिज्य विभाग में गिरा है और वो किसकी समस्या बता रहे हैं, कृषि विभाग की समस्या बता रहे हैं। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब एक दिन पूरा ऐसी समस्या में चला गया। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया। एक दिन तक तो उत्तर ही नहीं आया। अब आप देखेंगे अर्जेंट फाइल पर तो अर्जेंट उत्तर आना चाहिए था, लेकिन आप सरकारी कामकाजों की व्यवस्था देखेंगे इतनी ढीली डाली कृष्णचंद्र ने दिखाई है कि उत्तर भी अगले दिन आया। और क्या आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को कटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। आप देखेंगे व्यक्ति की किसी को नहीं पड़ी है, बल्कि एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि ये काम आपका है, ये काम आपका है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं। अब इनकी ईगो चल पड़ी है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। तो आप हॉर्टिकल्चर देखेंगे किससे संबंधित होता है कि ये आपके वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो हॉर्टिकल्चर आप समझेंगे कि फलदार जो चीज़ें होती हैं वो सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत में आती हैं। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों ओर पुलिस का पहरा था कि कहीं कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती।
दबा हुआ आदमी कुछ भी नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। उसने बोला, मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आदमी इधर से निकल आएगा, आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जब आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो आप देखेंगे कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें ये लोग कर रहे हैं। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और उस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची। उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसके स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट दे कि उस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो ही सकता है, ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। अब आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग भी किस प्रकार से लापरवाही दिखा रहा है। ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा मगर आदमी मर जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशन का लाभ ही क्या जब व्यक्ति की मौत ही हो जाएगी। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है कि काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी आ भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाओगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसकी चर्चा शहर भर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने लगे। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के क्लर्क और अंडर सेक्रेटरीट तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला दिया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, न हॉर्टिकल्चर से, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरी, साहित्य अकादमी के पास, सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य ग्रंथ ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ था? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ से नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है।
यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। अब आप देखेंगे कि इनके विभाग का, कल्चरल विभाग का साहित्य अकादमी व्यक्ति आया और उसने उसको खाली मेंबरशिप बनवा दिया, लेकिन व्यक्ति को निकालने का असली कार्य कोई कर ही नहीं रहा है। और व्यक्ति किस स्टेज में पहुंच रहा है, मरने की स्थिति में पहुंच रहा है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते थे कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त हो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुलाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पोर्टनिया राज्य के प्रधानमंत्री के सेक्रेटरीट के लोन में लगाया गया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पोर्टनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। अब आप देखेंगे भारत के एक व्यक्ति की उतनी कदर नहीं कर रहे हैं जितनी कि पोर्टनिया। आप देखेंगे कि विदेशी किसी व्यक्ति ने वो पेड़ लगाया है, उसके लिए तुम अपने जीवित व्यक्ति को भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा एक व्यक्ति को निकालने के लिए कितना फाइल वर्क है। सरकारी कामकाजों में आप जैसे बैंक में आपको लोन लेना तो इतना फाइल वर्क करवाएंगे कि सामान्य व्यक्ति तो ये कहेगा कि मैं सरकारी लोन लूँगा ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे लोग प्राइवेट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि काम बहुत आसानी से हो जाता है। सरकारी चीज़ों के दफ्तरों के चक्कर काट काट के व्यक्तियों की चप्पल गिर जाती हैं, है ना। तो इसी चीज़ को कृष्णचंद्र जी ने दिखाया है कि सरकारी कामकाज को लचीला बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, व्यंग्य किया है उन पे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पोर्टनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना को सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। अब आप देखेंगे, मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। आप देखेंगे उसके मुंह से चींटियां आ जा रही थी, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, उसके जीवन की फाइल ही पूरी तरह समाप्त हो गई थी। तो आप देखेंगे किस प्रकार से व्यंग्य तरीके से सरकारी कामकाजों पर व्यंग्य लेखक ने किया है। आई होप आप लोगों को पाठ अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ शब्द जो है अंग्रेजी के हिंदी में प्रयोग किए गए, जैसे अर्जेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेंबर, डिप्टी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, अंडर सेक्रेटरी। तो कुछ जब शब्दों का प्रयोग हम अंग्रेजी में भी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग, है ना। तो ये आपने पिछले पार्ट में भी पढ़ा होगा। कोड मिक्सिंग की मैंने एक वीडियो दे रखी है, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग की। विद्यार्थियों आप उसको ज़रूर सुने, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आते हैं, कोड मिक्सिंग भी और कोड स्विचिंग भी। ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो है वो किससे संबंधित होता है? उद्यान कृषि से। एग्रीकल्चर कृषि से। तगाफुल का अर्थ होता है विलंब या देर या उपेक्षा करना। ठीक है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में। अब हमारा गद्य खंड के केवल 2 या 3 पाठ बचे हैं और इसी के साथ हमारी 11th की NCERT संपूर्ण हो जाएगी। आप बने रहिए। आप ये मत सोचिए कि जब भर्ती आएगी तभी हम कुछ करेंगे, भर्ती से पहले ही हमें तैयारी करनी होती है। तो तब तक आप NCERT को पढ़िए अच्छे से, और आई होप आप पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि पाठों के अंदर से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।